आइए आज हम लोग क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में पहले ही डाल चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 है R=F/2 दिया हुआ है। दूसरा है F=R/2 दिया हुआ है। तीसरा है R=F। तो जो फोकस दूरी जो होती है दर्पण की फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? 2 गुनी होती है, ठीक है। तो 2 गुनी होती है तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो जो होगा F बराबर क्या होगा? F बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो दुगुना होगा R, तो इधर आएगा 2F हो जाएगा। तो यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। परंतु ये क्या है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है F= दिया हुआ R/2। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। F=R/2। अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो भौतिक राशि कौन सी अपवर्तित रहती है? तो वो है आवृत्ति। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो होती है वो अपवर्तित रहती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी यानी F दे दिया है। F दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? F दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। F दिया हुआ 1 मीटर। तो यहाँ कौन लेंस की बात कर रहा है? उत्तल लेंस, इसलिए ये तो प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में। अब बोल रहा है P बराबर व्हाट? P बराबर क्या होगा? P=1/F होता है। तो F बराबर कितना दे? 1। क्योंकि 1 क्या हो गया? 1 हो क्या होता है? 1 डायप्टर। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? 1 डायप्टर। ऑप्शन नंबर 2 यानी ये ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। 1 डायप्टर। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी तो यहाँ पे दिया हुआ क्या? D दे दिया यानी क्षमता दे दिया हुआ। कितना दिया हुआ? P= दिया हुआ है। तो दिया हुआ है यहाँ 4D क्षमता यानी P= कितना दे दिया है? 4D, ठीक है। तो बोल रहा है फोकस दूरी F बराबर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पता है P= क्या होता है? 1/F होता है, ठीक है। तो ये क्या है? डायप्टर में है, ठीक है। तो जो फोकस दूरी होती है हमको फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? क्षमता दिया हुआ है। तो यहाँ 4 बैठाएंगे बराबर क्या होगा? 1/F। अब ये F इधर चलेगा तो 4F हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1। अब F= क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये क्या है? ये तो हमारा निकल जाएगा मीटर में। तो मीटर में लेकिन हमको जो होता है फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर में। इसलिए हम लोग 100 से यहाँ गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। तो ये कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो F= 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के जो अग्रदीप होते हैं वो जो होता है हेडलाइट, तो उसमें जो होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? वह होता है दृष्टिपटल यानी रेटिना, इसी को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु यानी सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो होता है अनंत, ठीक है। जो नेत्र का सामान्य दूरबिंदु जो होता है वो होता है अनंत। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो करता है वो होता है पुतली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वो होता है उल्टा और वास्तविक। जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। किसका? ऊर्जा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कूलाम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलाम किसका एसआई मात्रक है? तो ये विद्युत आवेश, कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर कौन सी युक्ति है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये आप लोग बताइएगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इसको सॉल्व कर चुका हूँ। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 कौन सा सही है? कमेंट जरूर करें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विद्युत अपघटन जो होता है, विद्युत अपघटन यानी H2O है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H2 जो होता है वो अलग हो जाता है प्लस O2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो टूट गया, ठीक है। टूटना तो कौन सी अभिक्रिया होती है, जब टूटता है तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। तो यानी ये वियोजन अभिक्रिया होगी। विद्युत जल का विद्युत अपघटन कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। क्वेश्चन नंबर 15, CuO प्लस H2, तो ये बना रहा है Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे दिया हुआ दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी उपचयन जो हो रहा है यानी किसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि देखिए यहाँ पे H2 में हो रहा है, क्योंकि यहाँ H2 तो इसके साथ O था नहीं, यहाँ पे आया तो O इसके साथ बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई, H2 में, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक चित्र है, इसमें बताना है दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ, परखनली धागा दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे का किल। तो कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है सूत्र, CuSO4। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लोहे की कील। तो लोहे की कील प्लस क्या होता है, प्लस Fe। तो इसके बीच अभिक्रिया होगी, तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये जो अधिक अभिक्रियाशील है ये कम अभिक्रियाशील को तो हटा देगा, ठीक है। अब जो हटा देगा तो Fe बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, प्लस Cu को अलग कर देगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एक तत्व और यौगिक। तो ये तत्व और यौगिक के बीच जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो होती है विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक जो है वो है लिटमस पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विलयन का pH मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि pH मान जब 7 से अधिक होता है तो वो क्या होता है, क्षार। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यानी ये 7 से अधिक है, तब जब 7 से अधिक है तो कौन हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये अम्ल है, एसिड है, और यहाँ पे जो हैंड दिखाया हुआ है वहाँ पे जलने का निशान दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, हमें हमेशा हाथ साफ करना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। और चौथा दिया हुआ है, सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो ये जो चिन्ह है वो यह दर्शाता है कि सांद्र अम्ल एवं क्षार वाले बर्तन के चेतावनी चिन्ह, यानी जब सांद्र अम्ल हमारे हाथों में गिरता है तो वह हमारे हाथों को भी जला देता है। तो ये किसकी चेतावनी है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर ये 4 सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अधातु बोल रहा है, तो अधातु जो होता है वो ब्रोमीन होता है, ठीक है। और जब यही बात करता है धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो हो जाता है पारा, ठीक है। परंतु यहाँ दिया हुआ है अधातु, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ये ब्रोमीन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने में जो किया जाता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका ही उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना है। किसके के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम और सोडियम दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा है वो है पोटेशियम, यानी इसको सूचित करते हैं कैसे, उसके बाद आता है सोडियम। तो पोटेशियम ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो भूपर पट्टी के ऊपर पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है। प्रोपेनॉल, यहाँ देखिए प्रोपेनॉल, इसको हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। प्रोपेन अलग हो गया, बच गया क्या, ओल। प्रोपेन अलग, प्रोपेन का तो वो सामान्य नाम है, ओल हम लोग अलग कर दिए। तो ओल किस में आता है, एल्कोहल, एल्कोहल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा, एल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। तो जल का टूटना, तो जल का टूटता तो है ही। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये नहीं होता।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसमें उपयोग होता है, तो मुक्त कहाँ से होगा? मुक्त जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर से तो मुक्त नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ यानी भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? तो केवल ऊपरी दिशा में, केवल निचली दिशा में, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। तो भोजन जो पहुंचाएगा तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर पहुंचाएगा, तो यानी ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्काणु यानी वृक्क कहते हैं, ठीक है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? एथिलीन का, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन क्या है? वो मादा हार्मोन है, तो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है ये। 32 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्या स्पर्शक है और ये जो है मुकुल, इसको बोला जाता है मुकुल। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? ये मुकुल है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अब जब है 34 नंबर क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? वो है असमजात अंग, ठीक है, वो क्या है? असमजात अंग। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने पौधे के प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो वो था मटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है? वो घास हो जाएगा, क्योंकि यही उत्पादित कर रहा है। तो निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो वो घास है, ठीक है। 37, किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? वो प्रथम पोषक स्तर का। जो शाकाहारी जो निर्माण होते हैं, शाकाहारी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो प्रथम पोषक स्तर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सबसे अधिक जो जिम्मेदार है वो है CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे मुख्य भूमिका निभाता है इसके अपक्षय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिए, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। तो नहीं है, कौन कौन है पहले देखते हैं हम लोग। लकड़ी है, हाँ है। गोबर गैस ये भी है। नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। और कोयला तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है, यानी ये जीवों द्वारा ही तो गढ़ चल के कोयला बनता है। गोबर गैस तो भी उसी तरह बनता है। लकड़ी भी तो जैव मात्रा का ही उदाहरण है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं होगा, उदाहरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कितनी होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब